तो ये मेडाइवल आज हम लोगों ने शुरू किया था। ये हमारा दूसरी क्लास है मेडाइवल का। पहले क्लास में हम लोगों ने आप देखोगे तो हम लोग अफगान वंश के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें शेर शाह सूरी से संबंधित चीजों को हम लोगों ने देखा था। इसी बीच में बिहार में एक वंश का उदय होता है जिसको चेरो राजवंश कहते हैं। ये एक जनजातीय राजवंश था, ठीक है। चेरो जो था जनजातीय राजवंश था, जिसका सेंटर पलामू हुआ करता था, ठीक है। पलामू अभी झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तो पाल वंश का जब पतन होता है तो उसके पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय होता है। उन्हीं राज्यों में से एक प्रमुख राज्य जो था चेरो था, ठीक है। चेरो राज्य का क्षेत्र की बात करेंगे, शाहाबाद था, सारण था, ठीक है, मुजफ्फरपुर था, पलामू था, वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है, काफी पुराना था, ठीक है। तो ये 12वीं शताब्दी में बात की इस राजवंश का स्थापना हुआ था। और चेरो वंश का मुख्यालय की बात करेंगे तो बिहार में जो था बिहिया भोजपुर था, ठीक है। क्या नाम था? तो बिहिया, ध्यान, इंपॉर्टेंट जगह है बिहिया, भोजपुर में पड़ता है। तो ध्यान रखना है चेरो राजवंश का क्या था, तो ये बिहार में सेंटर था, ठीक है। चेरो की जो लड़ाई जो हमेशा होती थी ना, उज्जैनों के साथ होते रहती थी, ठीक है। तो 1607 में चेरो एवं उज्जैन के बीच में महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हुई। और इस वंश का प्रमुख शासक जो था बिहार में मेदिनी राय था। क्या नाम था? मेदिनी राय का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेदिनी राय वो वाला मेदिनी राय नहीं है जिसका मुगल के साथ संघर्ष होता है, दूसरा मेदिनी राय है, ठीक है। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड चेरो राजवंश का बहुत अधिक उनके साथ फेसअप होता था, ठीक है। तो जहांगीर के समय संघर्ष जो था बना हुआ था। जहांगीर एक चेरो राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत समय तक कैद करके रखा था। एक चेरो का भी विद्रोह हुआ था, जिसका नेता भूषण सिंह थे, ठीक है। चेरो विद्रोह पढ़ा हुआ है ना आपने? 1680 से हाँ 1813 ठीक तक। है। हाँ ठीक है, इसका नेता भूषण सिंह थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में आप देखोगे चेरो राजवंश का उदय होता है। इसका सेंटर बिहार में शाहाबाद था, सारण था, मुजफ्फरपुर था, पलामू था, वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना की बात 12वीं सेंचुरी में हुई। बिहार में इस वंश का मुख्यालय की बात करेंगे, बिहिया भोजपुर था। इसका मेन सेंटर पलामू था, ठीक है। 1607 में चेरो व उज्जैन के बीच में, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें चेरो की जीत होती है। उज्जैनी राजपूत कहलाते थे। और इस वंश का प्रमुख शासक जो था क्या था? बेदनी राय था। लेकिन मुगल के समय इसका पतन हो गया। मुगलों ने इसको पूरा क्या किया, अपने आप में मिला लिया, ठीक है, ध्यान में रखना। मुगल काल में बिहार आपको काफी अधिक इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शेरशाह की जब मृत्यु होती है तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता जो थी बनी रही थी, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 में, ठीक है। 10 वर्षों तक घींच घाच के जो थे शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे इस वंश को चलाया। लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दो लड़ाई हुई थी। लड़ाई का नाम मैंने पहले बता दिया है। कौन सी लड़ाई थी? तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद का नाम आपको ध्यान में रखना। दो लड़ाई हुई थी। ये दोनों लड़ाई को जीतने के बाद फिर से बिहार में, सॉरी बिहार बोलना, पूरे संपूर्ण भारत पे क्या होता है, मुगल सत्ता का स्थापना हो जाता है, ठीक है। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान काराकानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। तो दिल्ली में जब मुगल राज्य का पुनः स्थापना होता है तो बिहार में ताज खान कारा रानी के नेतृत्व में क्या होता है, ध्यान रखें, अफगान सत्ता का पुनः गठन होता है। लेकिन इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद ध्यान में रखना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 15 वर्ष का निर्वासन का जीवन जीने के बाद ये दो महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके बाद बिहार में आप ध्यान में रखोगे तो क्या होता है, फिर से मुगल सत्ता आता है, ठीक है। ये ताज खान करारानी के बाद के बुजुर्ग व्यक्ति थे। अकबर से इनका बहुत अच्छा संबंध था। अकबर का काफी सम्मान करते थे, नजराना वगैरह भेजा करते थे। तो अकबर ने भी सोचा से यार कौन जाए बीच में लड़ाई पिटाई करने, चलो ठीक है, मेरा ही अधीनता के अधीन तो है। लेकिन इसका पुत्र जो था बहुत अधिक काबिल था, जिसका नाम था दाऊद। उसने अकबर को डायरेक्ट मतलब क्या किया, उन्हें चुनौती दे दी, ठीक है। अकबर ने भी क्या किया, बड़ा सा सेना भाग दिया, भेज दिया 1576 में। और इसकी इतनी पिटाई की, मतलब इसको इतना वो हुआ, सिर्फ दाऊद खान पटना छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। तो ताज खान करारानी का आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ अफगान इंपायर, ठीक है, 1555 में ताज खान करारानी ने बिहार का एज ए छोटे शासक के तौर पे अपना राज्य चला रहा था अकबर के समय, ठीक है। अकबर के प्रति उसकी नीति जो थी काफी सम्मान की नीति थी, नजराना वगैरह दिया करता था। और नजराना देने से मुगल जो थे काफी अधिक खुश हो जाते थे। तो ताज खान करारानी से मुगलों के संबंध अच्छे थे। लेकिन उसका पुत्र जो था काफी अधिक घमंडी था, उसने नजराना वगैरह देना बंद कर दिया। तो अकबर ने एक बड़ी सी सेना भेज दी थी, ठीक है। और 1576 में बिहार पे आक्रमण किया। 1576 काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन 1576 में बिहार पे जो आक्रमण होता है ना, तो ये 1576 में ये प्रांत नहीं बनता मुगलों का। प्रांत बनने में समय लग जाता। 1580 में बिहार जो था मुगलों का एक प्रांत बनता है, ठीक है।
तो 1576 में मुगलों ने क्या किया, बिहार पे अधिकार तो किया, लेकिन इसको प्रांत का दर्जा कब दिया, तो क्या बताएंगे? तो 1580। 1580 में दिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अगर पूछेगा अंतिम अफगान शासक, अगर पूछेंगे बिहार का कौन हुआ, ठीक है, हालांकि तो कोई ऐसा शासक नहीं हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ क्या नाम है, शेर शाह सूरी, लेकिन अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करारानी को माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1580 में बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया। एक सूबा का, सूबा बोलते थे उस समय राज्य को, या फिर प्रांत कहते थे। तो 1580 इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, कब दिया गया? 1580। 1580 में। ठीक है, ध्यान में रखना है 1580 में। ठीक है, और अकबर ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था बिहार का गवर्नर, तो क्या बताएंगे? मुनीम खां को। ठीक है, हाँ, तो मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बिहार का जो सबसे जो प्रसिद्ध जो प्रांतपति जो था, जो कि अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था, उनका नाम था मान सिंह। ठीक है, क्या नाम था? मान सिंह। ठीक है, तो अकबर के समय मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। मान सिंह कब से कब तक रहे थे बिहार के प्रांतपति, क्या बताएंगे? तो 1587 से लेकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1594 तक। अब बिहार में बहुत सारा मंदिरों का निर्माण करवाया, इनके द्वारा मंदिर बनाया। आई थिंक रोहतास वगैरह में इनके द्वारा बनाया गया मंदिर है, मैं राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बहुत सारा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। ठीक है, मानसिंह ने अपने प्रशासन के रोहतास वगैरह में इनसे संबंधित मंदिर है, क्योंकि मान सिंह के समय जो बिहार का जो राजधानी जो था ना, रोहतास था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का राजधानी उन्होंने कहाँ बनाया था? तो रोहतास को बनाया था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द अकबर पीरियड या फिर मान सिंह के समय बिहार का राजधानी कहाँ था? रोहतास था। तो रोहतास में बहुत बड़ा मंदिर वगैरह, क्योंकि इनके समय ना मंदिर का ना वो हुआ था, मंदिर का ना बहुत सारे मंदिर का पुनर्निर्माण करने का काम जो था इन्होंने ही किया था। ठीक है, किसने? मान सिंह ने। ठीक है, दो मध्यकालीन शासक और एक शासिका का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका इंदौर की महारानी, जिनका नाम था, क्या नाम था, भूल गया मैं। होलकर। होलकर, क्या नाम, पूरा नाम क्या है उनका? अहिल्याबाई होलकर। अहल्याबाई हाँ, होलकर। ठीक है, अहल्याबाई होलकर। इधर आपको आप आओगे तो मान सिंह, इन दोनों ने भारत में ना मंदिर के पुनर्निर्माण में जितना इनका योगदान रहा, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर डिफरेंट मंदिर, उतना किसी का नहीं रहा है। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1587 से लेकर 94 तक बिहार के क्या थे? तो ये प्रांतपति थे, और इन्होंने जो अपना राजधानी जो बनाया था, किसे बनाया था? रोहतास को बनाया था। ठीक है, तो मान सिंह के समय बिहार का राजधानी रोहतास। ठीक है, और मान सिंह के समय में बिहार जो था, मुगल साम्राज्य बिहार में काफी अधिक मजबूत हो गया था। तो बिहार के सबसे प्रमुख प्रशासक की बात करेंगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग द अकबर या फिर मुगल पीरियड की बात करेंगे, तो मान सिंह थे। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम है मान सिंह। बिहार पे अकबर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1576। ठीक है, 1576 में। लेकिन बिहार को प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 में बिहार को प्रांत का दर्जा दिया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर ने ध्यान में रखना है क्या किया था? छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। वही छोटा नागपुर पे किसका प्रशासन रहा होगा? जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था, जनजातीय राजवंश, क्या बताओगे? चेरो। ठीक है, तो जहांगीर के समय चेरो राजवंश जो था ना, उसको भी मतलब क्या किया था? मुगलों का अधीन मिला लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ। रीजन क्या था? इस क्षेत्र से क्या मिलता था? तो छोटा नागपुर तो अभी भी खनिज संपन्न है ना भाई, मिनरल रिच है ना जगह, है कि नहीं? तो उस समय सोना और हीरा जो था वहां से मिलते थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है जहांगीर के समय में बिहार में सोना और हीरा कहाँ से मिलता था? तो ध्यान में रखिएगा, छोटा नागपुर के क्षेत्र से। कहां से मिलता था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र से मिलता था, ध्यान में रखना है। ठीक है, और जहांगीर ने अपने किस पुत्र को, ठीक है, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? तो ध्यान में रखना है, कौन सा पुत्र था? परवेज। ठीक है, शहजादा परवेज। ठीक है, ध्यान रखना, शहजादा परवेज का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जाके बिहार लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया से आगे चल के बिहार का कोई भी जो प्रांतपति बनेगा वो कौन होते थे? मुगल राजकुमार ही होते थे। ठीक है, तो ये कहानी कब से शुरू हुई थी? शिनचैन, आपका माइक की कोरा बंद कीजिए। ठीक है, ये कहानी कब से शुरू हुई थी? तो शहजादा परवेज के समय से। ठीक है, शहजादा परवेज कब मतलब बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे? राज्यपाल बोल रहा हूं, प्रांतपति। तो ध्यान में रखिएगा 1621 में बनाए गए थे, और उस समय से ये पद जो था किसे दिए जाने लगा? केवल राजकुमार को ही दिए जाने लगा। ठीक है, शहजादा परवेज के बाद से। ठीक है, इसके बाद शासक कौन आएंगे? मुगल शासक औरंगजेब।
और औरंगजेब का जो पौत्र जो था, जिसे औरंगजेब को काफी प्यार था, जिसका नाम था राजकुमार अजीम या फिर शहजादा अजीम, उसको बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया। ठीक है, लड़का काफी महत्वाकांक्षी था, इसलिए अपने दादाजी का पैसे इसने काफी बर्बाद किए। इसने 3 करोड़ रुपए जो थे ना, आई थिंक 3 करोड़ रुपए जो थे, पटना के रिनोवेशन पे इसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो पटना को अच्छा बनाने में, उसको पुनर्निर्माण करने में आई थिंक 3 करोड़, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, लेकिन काफी अधिक पैसे जो थे इसने पटना के पुनर्निर्माण पे खर्च किए थे। 3 करोड़ है कि 1 करोड़ है याद नहीं है, लेकिन करोड़ में है। ठीक है, या तो 1 करोड़ होगा या तो 3 करोड़ होगा, वो नहीं पूछेगा। लेकिन इन्होंने पटना का क्या बोलते हैं, रिनोवेशन करवाया था। ठीक है, क्या नाम है, शहजादा अजीम या फिर राजकुमार अजीम, औरंगजेब का प्रिय पुत्र था। 1702 में बिहार का प्रांतपति और सूबेदार नियुक्त किया था, 1702 में। और इसने पटना का अजीमाबाद करके उसका सौंदर्यीकरण किया था, इसमें उसने काफी पैसे खर्च किए थे। ठीक है, तो औरंगजेब तो बेचारा इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रखता था। औरंगजेब का बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं होती थी कि वह मतलब किसी भवन का निर्माण करवा दे या फिर कुछ बड़ा सा मतलब भव्य कुछ बना दे, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर शहर के पुनर्निर्माण करने में पैसे खर्च करे। ठीक है, लेकिन इसने किए थे। ठीक है, और अच्छे खासे पैसे खर्चा किया था। उत्तर मुगल काल में, उत्तर मुगल काल मतलब आफ्टर द औरंगजेब, उत्तर मुगल काल कब से शुरू होता है, लेटर मुगल पीरियड कहते हैं ना इंग्लिश में। कब से शुरू होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब का देहांत होता है, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरुआत होता है। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल में आप देखोगे तो सबसे पहला शासक कौन होता है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह प्रथम है ना, बहादुर शाह जफर नहीं, सॉरी, बहादुर शाह प्रथम है ना। कब से कब तक रहते हैं, 1707 से लेके 1712 तक, है ना। फिर जहांगीर साहब है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप ध्यान में रखोगे तो उसके बाद शासक फारूकसियर बनेगा। ठीक है, 1713 में जो शासक जो था कौन बनता है, मेन शासक फारूकसियर बनता है। अब फारूकसियर का राज्य अभिषेक जो था, ठीक है, पटना के, ठीक है, पटना के कंपनी के कारखाना में होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, फारूकसियर सर। फारूकसियर का हुआ है। ठीक है, सॉरी, फारूकसियर का ना राज्याभिषेक पटना में तो हुआ था, लेकिन कंपनी में नहीं हुआ था। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना के कंपनी में हुआ था। ठीक है, 2 मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, एक फारूकसियर और दूसरा जो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसका जो हुआ था, इसका राज्याभिषेक में किसका योगदान था, ब्रिटिश का योगदान था। किसका था, ब्रिटिश का योगदान था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शाह आलम द्वितीय के राज्याभिषेक में ब्रिटिश का योगदान था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इसका राज्याभिषेक भी कर दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश से उलझ जाता है। ठीक है, कौन से युद्ध में शाह आलम सेकंड ब्रिटिश से उलझता है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो 2 शासक का राज्याभिषेक का बिहार में हुआ था। एक तो आपके हो गए कौन, फारूकसियर साहब, जिनका 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो दोनों का नाम ध्यान में रखो, एक शाह आलम द्वितीय, दूसरा क्या है, फारूकसियर। ठीक है, अब फारूकसियर का भी राज्याभिषेक अभिषेक 1761 में, ठीक है, कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, सॉरी, फारूकसियर नहीं, शाह आलम द्वितीय का पटना में, और फारूकसियर का भी पटना में। फारूकसियर का 1713 में और शाह आलम सेकंड का 1761 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कभी बिहार मेन हुआ करता था, लेकिन अब बिहार जो था किसका भाग बन गया, तो बंगाल का। बिहार और बंगाल को एक साथ मतलब रूल किए जाने लगा। ठीक है, और इसी समय जो था एक मुगलों के ही उत्तराधिकारी जो थे, मुगलों के ही मतलब अधिकारी, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इनको ना मुगलों ने मतलब क्या किया था, 1770 से लेके, ठीक है, और 1727 के दिन फारूकसियर के द्वारा मूलतः इनको बंगाल उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बंगाल में अब बिहार आ जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के डेथ के बाद जब मैं बंगाल बोलूंगा तो आप समझिएगा उसमें बिहार भी शामिल है, उसमें उड़ीसा भी शामिल है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में जो था इन्होंने क्या किया, अपना एक क्या किया, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे चलाने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों के साथ मतभेद नहीं किया। ठीक है, मुगल को अभी भी बड़ा भाई मानते थे, तो अधीनता तो थे मुगल के अधीन ही, लेकिन एक तरह से पूरी तरीके से स्वतंत्र सत्ता जो थे चला रहे थे। ठीक है, तो बंगाल के जो स्वतंत्र बंगाल राज्य के जो पहला जो शासक जो होंगे उनका नाम क्या था, मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था, मुर्शिद कुली इनका खान। नाम मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, मुर्शिद कुली खान की राजधानी, बंगाल। अरे नाम में ही राजधानी छिपा हुआ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ठीक है, पहले ढाका था, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान, उसके बाद क्या, उसके बाद मुंगेर भी किए थे। मुंगेर मीर कासिम के समय जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अभी हम लोग आएंगे उस पर। ठीक है,
तो बंगाल ओडिशा का सूबेदार था। उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। ठीक है, क्या नाम था इसका? सुजाउद्दीन। ये नाम इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम था? सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। ठीक है, तो बिहार जो था बंगाल का हिस्सा बन जाएगा। तो पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन। ठीक है, और सुजाउद्दीन ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सुजाउद्दीन की बात करेंगे, सुजाउद्दीन ने क्या किया? तो बिहार का उप सूबेदार किसे नियुक्त किया? अलवर्दी खान को। किसे नियुक्त किया? अलवर्दी खान को। और सुजाउद्दीन का जो उत्तराधिकारी जो था ना, उसका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। सरफराज। अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। क्या लड़ाई हो जाती है? उस लड़ाई को बैटल ऑफ गिरिया के नाम से जानते हैं। गिरिया का युद्ध। क्या नाम था? गिरिया का युद्ध। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध में अलवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करता है। 1740 में क्या करता है? सरफराज खान को पराजित किया, अब बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, तो बिहार ऐसे शासक आपको ध्यान में रखना है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अलवर्दी खान, अलवर्दी खान के बाद जैसे ही आएंगे नाम किसका? सिराजुद्दौला का, सिराज का, वैसे ही पानीपत की प्रथम लड़ाई, सॉरी पलासी की प्रथम लड़ाई होगी, फर्स्ट वार ऑफ पलासी। या पलासी के बाद सीधे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर देंगे आफ्टर 1757। ठीक है, तो 1757 के बाद बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं से भारत जो था मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर बात करेंगे आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो एक लड़ाई हुई थी गिरिया की लड़ाई। गिरिया की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो क्या बताएंगे? सरफराज खान और अलवर्दी खान। बिल्कुल, अलवर्दी खान। ठीक है, और गिरिया की लड़ाई में बंगाल पर अधिकार किसका हो गया इस लड़ाई के बाद? अलवर्दी खान का। बिल्कुल, अलवर्दी खान। अब अलवर्दी खान जो था वो बोला से भाई साहब मुगलों तो आप कमजोर हो चुके, मुगलों को तो आप हम अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुगल से मतभेद नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो 2 करोड़ रुपया लेकर गया मुगल शासक के पास। कितना? उस समय मुगल शासक जो रहेंगे मोहम्मद शाह आई थिंक रहे थे। ठीक है, 1740 के आसपास। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपया लेकर गया से बोला से साहब आप हमसे 2 करोड़ रुपया ले लो एक बार, लेकिन आप मेरे पद को मान्यता दे दो, और बंगाल से आपको किसी प्रकार की कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे पद को क्या करो? अस्थाई बना दो। ठीक है, तो कितने पैसे दिए मुगल शासक को इसने? 2 करोड़। ठीक है, ये 1740 से लेके शासक कब तक रहेगा अलवर्दी खान, तो क्या बताओगे? 1740 से लेके 56 तक। ठीक है, और ये इसका जो अलवर्दी खान का 3 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी इनकी? 3 पुत्री थी। इनके कोई पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो 3 पुत्री ही थी, इनके कोई पुत्र नहीं थे। तो इनका उत्तराधिकारी जो था ना, तो इनके दामाद अपने आप को इनका उत्तराधिकारी मानता था। इनके दामाद का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था इनके दामाद का? मीर जाफर। ठीक है, इनके नाती का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। तो दामाद जो था 65 साल का बुजुर्ग था, वो अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। चलो ठीक है, अब मुझे अपने ससुर के जगह पे अब मुझे शासक बनाया जाएगा, क्योंकि बेटा नहीं था, तो बेटा नहीं तो दामाद सही। ठीक है, लेकिन बीच में मतभेद क्या होता है, तो ये अलवर्दी खान ने किसे शासक बना दिया? बंगाल की सत्ता किसे सौंप दी? नाती को, सिराजुद्दौला को। ठीक है, बिल्कुल नाती को सौंप दिया। तो इस वजह से मौसा जी हो गए नाराज। ठीक है, तो सिराज के बीच में, मीर जाफर के बीच में, ठीक है, सेनापति और राजा का ही रिश्ता नहीं था, दोनों आपस में क्या थे? मौसा थे। सिराज के मौसा कौन हुए? मीर जाफर हुए। ठीक है, क्योंकि उनके माँ के बहन के वो पति थे। ठीक है, समझाने की कोशिश करो, समझिए थोड़ा। ठीक है, जनरली लोग उनको ना सेनापति के तौर पे ही जानते, लेकिन एक्चुअली में उसके रिश्तेदार ही था। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ जो थी 2 बहन और थी, और उसी में से एक का पति जो था मीर जाफर था। ठीक है, जो कि अपने आप को अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन गलती से सत्ता किसके हाथों में आती है? किसके हाथों में आती है? सिराज के हाथों में आती है। इसलिए सिराज का सबसे बड़ा विद्रोही बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो सिराज का हो गया विद्रोही। और उसकी जो एक मौसी जो थी, जिसका नाम क्या था? घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम जो थी उनका दुश्मन था। सिराज का जो चचेरा भाई था, जिसका नाम था शौकतगंज, जो कि पूर्णिया का नवाब था। ठीक है, पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज, वो भी उसका दुश्मन था। ठीक है, जगत सेठ की बात करेंगे तो बैंकर हुआ करता था जगत सिंह, वो भी उसका दुश्मन था। ठीक है, इसके बाद इसके मौसा जी भी इसके दुश्मन बने हुए थे। तो सबके सब जो थे, राजवल्लभ की बात करें वो भी उसका दुश्मन था। तो ये सब इसके शत्रु थे। ठीक है, तो ये चाहते थे सिराज को मतलब क्या एज ए शासक के तौर पे बंगाल में प्रतिस्थापित नहीं किया। जो लड़का भी था 20 साल इसकी उम्र थी, हमारा सिराज की उम्र जो थी 20 साल थी। और बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं ये थोड़ा बड़ा जोशीला नौजवान था, और दरबार वगैरह में सबको बुला उला के उसका ना मजाक वगैरह उड़ाया करता था। बुजुर्ग लोग को ना मजाक उड़ाता था, बुजुर्ग लोग इसे चिढ़े हुए रहते थे। कुछ लोग इसको बोलते हैं ना, काफी अधिक वो था, क्या बोलते हैं इसको, सैडिस्ट। सैडिस्ट समझते हैं ना? सैडिस्ट ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि दूसरे के दुख में
काफी अधिक प्रसन्न हो। तो ये कहते हैं ना, हुगली नदी में जो नाव वगैरह जो चलती है उसको पलटा दिया करता था, और हुगली नदी में डूबते हुए लोगों को देखने में इसको बहुत मजा आता। तो ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। वो समकालीन जो ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, जो कि इसके सिराज को जो मार दिया उसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए इन चीजों को लिखा गया, क्योंकि सारे ब्रिटिश इतिहासकार ही इसके बारे में व्यक्तित्व देते हैं। ठीक है, तो बात की कहानी है। लेकिन क्या, अलवर्दी खान के बाद गिरिया के युद्ध में 1740 में सत्ता में आते हैं। उसके 56 तक वो रहते हैं। 56 में सत्ता जो थी किसके हाथ में जाती है? सिराज के सिराज हाथ में जाती है। ठीक है, अलवर्दी खान की बात करेंगे तो उन्होंने, ठीक है, उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों, ठीक है, या फिर औपनिवेशिक शक्तियों की बात करेंगे, उसकी तुलना मधुमक्खी की छत्ता से की है। किससे की थी? मधुमक्खी की छत्ता से की है। ठीक है, जब तक इसको छेड़ो नहीं ये शहद देगी, जैसे ही इसे छेड़ोगे वो क्या करेगी? काट काट के तुम्हारी परेशानी, मतलब बहुत परेशान करेगी। ठीक है, तो ये सारा था। ये थोड़ा सा बीच में पढ़ना, मेनली हमको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना सिराज वगैरह के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं बिहार में। आप देखोगे तो बिहार में सिख धर्म का भी संबंध है। ठीक है, सिख धर्म का भी बिहार में संबंध है। गुरु अर्जुन देव का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो थे बिहार के दौरे पे थे। ठीक है, जब यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जब बिहार के दौरे पे जो थे, उनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था गुजरी देवी, क्या नाम थी? गुजरी देवी जो थी प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को जाना था पंजाब, तो गुजरी देवी को बिहार में ही छोड़ के, क्योंकि गुजरी देवी जी का भाई का घर जो था बिहार में छोड़ के था, ये पंजाब निकल गया। तो गुजरी देवी उस समय प्रेग्नेंट थी, तो उसी समय मतलब क्या होता है बिहार में, ठीक है, 1699 में आप देखोगे तो 1699 में इनका जन्म होता है। किनका होता है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था बिहार में होता है। ठीक है, क्या? सर 66 में होता है ना? सॉरी सॉरी, 1666, 66 हाँ मिस्टेक। 99 में तो उन्होंने उसकी स्थापना की थी, क्या नाम है उसका यार? खालसा पंथ की। सॉरी, मुझे तारीख में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो तारीख आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कहानी यही है। सिर्फ गुजरी देवी जो थी उनकी माँ थी। जब गुरु अर्जुन देव जब बिहार में प्रवेश करते हैं, ठीक है, सॉरी, गुरु अर्जुन देव नहीं, गुरु तेग बहादुर, मिस्टेक। गुरु तेग बहादुर जब बिहार में प्रवेश करते हैं तो उनकी पत्नी, हाँ सॉरी सॉरी मिस्टेक, गुरु तेग बहादुर जब बिहार में जब प्रवेश करते हैं तो गुजरी देवी जो थी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनके भाई के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। ठीक है, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु की बात की गुरु नानक थे। गुरु नानक ने भी बिहार का, ठीक है, दौरा किया था। तो बिहार का संबंध की बात की गुरु नानक से भी है, गुरु तेग बहादुर से भी है, गुरु गोविंद सिंह का भी है। ठीक है, 3 सिख गुरुओं का संबंध बिहार से कौन कौन है? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका संबंध बिहार से थे। ठीक है, गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु हुए। ठीक है, सिख गुरु के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वहां वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़कर गए थे, जो कि मां बनने वाली थी। और यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, कब जन्म हुआ? तो 1666 में जन्म हुआ। ठीक है, आपको जैसा आप लोगों ने बताया। और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और 2016 की बात करेंगे, अभी इनका ना कितने वर्ष का इनका वो मनाया गया था, तो ध्यान में रखना है। 350वां वर्ष मनाया गया था ना कुछ दिन पहले, प्रकाश पर्व प्रकाश था ना, मनाया गया प्रकाश पर्व सर 2016 में 350 350। अरे रुके ना, मैं जोड़ता हूँ ना, 2017 में 1666 350 जोड़िए ना, 2016 में 2016। ठीक है, 2016। ठीक है, तो 350वां वर्ष था। इसको प्रकाश वर्ष के तौर पे मनाया गया था। बड़ा बढ़िया उत्सव हुआ था पटना में। ठीक है, खूब पैसा खर्चा किया था बिहार सरकार ने। बहुत तो गुरु गोविंद सिंह की बात की, गुरु गोविंद सिंह ने 1576 में 10वें गुरु बने थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में गुरु बन गए थे। 10वें गुरु बने 10 वर्ष की आयु में। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, पटना में अगर बात करेंगे तो तीर्थ स्थल की बात करेंगे तो श्री हरिमंदिर जी, पटना, पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तख्त श्री हरिमंदिर जी जो कि पटना साहिब में जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये सिख धर्म का प्रमुख स्थल है, जो कि आपका पटना में भी है। ठीक है, तो इसको आपको कुछ बेसिक चीजें है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ मेडाइवल जो था मैंने आपको संक्षेप में पढ़ाया, हो गया। ठीक है, अब इस पर एमसीक्यू करवाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहिए। लेकिन फिर भी मैं 2-4 प्रश्न आप लोग के सामने पूछूंगा। ठीक है, बिहार को अकबर के समय में मुगल प्रांत कब बनाया गया? 1580। 1580 में। ठीक है, जिस समय बिहार पे मुगल का, अकबर का आक्रमण हुआ 1576 में, बिहार का उस समय शासक कौन था?
कराकानी दाऊद खान दाऊद करानी। खान काराकानी, क्या नाम था? दाऊद खान काराकानी। ठीक है, बिहार में जो अकबर के समय जो बिहार के जो प्रांतपति थे मान सिंह, उनका प्रशासन कब से कब तक था बिहार में? 1587 से 94। 94। ठीक है, मान सिंह के समय मतलब बात करें बिहार की राजधानी कहाँ थी तो क्या बताएंगे? रोहतक। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर के समय सोना और हीरा कहाँ से प्राप्त होता था क्या बताएंगे? बिहार। बिल्कुल, छोटा नागपुर के क्षेत्र पे। किस नागपुर राजकुमार के क्षेत्र से। बिहार का पहला प्रशासक, बिहार उस राजकुमार का नाम बताइए जो कि राजघराना से था, बिहार का पहला प्रशासक बना था? परवेज। राजकुमार परवेज। ठीक है, औरंगजेब के समय उसका प्रिय पुत्र का नाम बताइए जो कि बिहार का प्रशासक था? कब बना था? अजीम कब बना था बिहार का प्रशासक? 1702 में बिहार का प्रशासक बना था। ठीक है, ध्यान। पटना की बात करेंगे, फिर बिहार में 2 मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था, दोनों का नाम बताइए, क्या नाम है? फर्रुखसियर और फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कंपनी की बात करेंगे या फिर बात करें ब्रिटिश के समर्थन से कौन बना था इस दोनों में से? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखें। मुर्शिद कुली खान का प्रशासन बिहार में कब से कब तक रहा तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, बाद में मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आएगा? तीनों चारों का नाम एक लय से बता दीजिए क्या होगा? सरफराज, अलीवर्दी और सिराजुद्दौला। बिल्कुल ठीक है। तो गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ क्या बताएंगे? ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बताना सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक जी के अलावा उन सिख गुरुओं का नाम बताइए जिनका संबंध बिहार से रहा है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर। ध्यान में रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तेग बहादुर। तेग बहादुर। तेग बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? गुजरी देवी। मतलब गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम क्या ना? गुजरी देवी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जिन्हें पटना में कब हुआ था तो क्या बताएंगे? 1666। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की बात के 10वें गुरु थे। ठीक है, उन्होंने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी क्या बताएंगे? 1699 में। ठीक है, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की बात करेंगे तो सिख धर्म का प्रमुख स्थल है। इसका निर्माण मतलब किसने और कब करवाया था तो क्या, सॉरी, कब किसने करवाया था सो बताइए? महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है कॉपीराइट है, मुकेश जी का कॉपीराइट है। श्री श्री मुकेश जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके ये 144 पेज का किताब का फोटो खींचा, इसलिए इनको एक बार सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। नाम अपना लिख दिया इन्होंने, श्री श्री मुकेश जी। श्री श्री लगा देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम चर्चा करवाने के पीछे कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, तो इनका योगदान है श्री श्री मुकेश जी का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो योगदान याद रखा जाए। हाँ, श्री श्री मुकेश 144 पेज का किताब का फोटो खींचना मामूली बात नहीं है, नहीं तो हमको ना खींचना पड़ता है इसका। ठीक है, तो श्री श्री मुकेश